गाइस, वेलकम टू एडुटैप। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, जो कि आपके सीटीईटी का एक टॉपिक है और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस देखें तो पेपर 1 में इस टॉपिक से मई 2012 में एक क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि पेपर 1 में इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो इस टॉपिक में से 2013, 2014, 2015 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 से पहले इस टॉपिक में से लगातार 3 साल क्वेश्चन आया है और आने वाले 2018 के एग्जाम में इस टॉपिक से दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, क्या पता किस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अब आपको याद होगा कि हम थ्योरीज टू लर्निंग और अप्रोचेस टू लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हम बिहेवियरिस्टिक में क्लासिकल और ऑपरेटिंग कंडीशनिंग को ऑलरेडी पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। कॉग्निटिव अप्रोच में भी हम प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलर, टॉलमैन, ब्रूनर, ब्लूम्स को ऑलरेडी पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। सोशल लर्निंग की जो भी थ्योरीज हैं उनको भी हम पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है और थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म के बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है कि जो नॉलेज होती है वो कंस्ट्रक्ट होती है, ट्रांसफर नहीं होती। मतलब हर व्यक्ति को अपनी नॉलेज खुद से बनानी पड़ती है। वो जब अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करता है, नई चीजें सीखता है, तो वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब बनाता है। इस चीज के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे वीडियो के आने वाले पार्ट में। उसके बाद है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि जो हमारी लर्निंग है उसको टेस्ट करने के लिए रिटन टेस्ट सही चीज नहीं है। लर्निंग को टेस्ट करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन रिटन टेस्ट उनमें से एक सही तरीका नहीं है। तीसरी चीज जो कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में बेसिकली हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यूज करते हैं। हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के बारे में ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, जब हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। तो इन तीनों पॉइंट्स को अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड का मतलब है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे अपनी नॉलेज खुद चीजों को एक्सप्लोर करके बनाते हैं। जैसे कि यहां बच्चे टॉयज के साथ खेल रहे हैं, वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो खुद से चीजों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा करने से जब वो खुद से चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, वो चीजों के बारे में सीखेंगे, उन्हें चीजों के बारे में नई नई बातें पता चलेंगी। इसी चीज को हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि जब बच्चे चीजों को खुद से एक्सप्लोर करें, चीजों को खुद से हाथ लगाएं, टच करें, फील करें, उनके बारे में समझें, तो बच्चे उन चीजों को लेकर अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब अपनी नॉलेज को बनाते हैं। अब जब बच्चे खुद से चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, तो उन्हें कुछ नॉलेज गेन हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, और कई बार हमारे नए एक्सपीरियंसेस हमारी ऑलरेडी जो नॉलेज होती है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, मतलब उनसे मैच नहीं करते। तो बच्चों को जैसे जैसे बड़े होते हैं, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, तो उन्हें अपनी नॉलेज को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। मतलब इसका मतलब यह है कि हम कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू, यानी कि चीजों को एक्सप्लोर करके नॉलेज गेन कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम फर्दर नॉलेज गेन करते हैं, हम अपनी पास नॉलेज को भी मॉडिफाई करते रहते हैं ताकि हमारी नई नॉलेज पास नॉलेज से सिंक में आ जाए। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि कैसे जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो नए एक्सपीरियंस के आने से मॉडिफाई भी हो सकती है। सपोज कीजिए इस बच्चे को यह पता है कि गाड़ियां यानी कि कार्स, बसेस या ट्रक्स पेट्रोल पे चलते हैं। तो बेसिकली ये बच्चे ने ये नॉलेज गेन कर ली है, ये नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर ली है कि एवरीथिंग रन्स ऑफ ऑन पेट्रोल, कि सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बेसिकली पेट्रोल पे चलते हैं। लेकिन उसके बाद सपोज कीजिए कि वो बच्चा अपने पापा के साथ ट्रेन में जा रहा है और वो देखता है कि लोग ट्रेन में कोयला डाल रहे हैं ट्रेन को चलाने के लिए।
तो बेसिकली उसको ये समझ आ जाता है कि ट्रेन कोयले से चलती है। लेकिन उसकी पहली नॉलेज ये थी कि सारी चीजें पेट्रोल पे चलती हैं। तो जब उसको ये पता चलेगा कि ट्रेन कोयले पे चलती है, तो बेसिकली वो अपनी नॉलेज को मॉडिफाई करेगा कि कार्स, बसेस, ट्रक्स तो पेट्रोल पे चलते हैं, लेकिन ट्रेन कोल का यूज करके चलती है। तो इस तरह से उसने अपनी जो पहले नॉलेज गेन हुई थी, उसको नए एक्सपीरियंस के आने से, जो कि इस चीज में उसको ये पता चला कि ट्रेन कोयले से चलती है, ये उसका नया एक्सपीरियंस था। ये नया एक्सपीरियंस आने से उसने अपनी पास्ट वाली नॉलेज को यहां पे मॉडिफाई कर लिया। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद सपोज कीजिए वो एक बड़े शहर में जाता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई। वहां देखता है कि लोग स्कूटर्स को बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। तो उसको बेसिकली ये पता लग जाता है कि स्कूटर इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकते हैं। तो उसकी अभी तक की नॉलेज ये थी कि कार्स, बसेस और ट्रक्स पेट्रोल पे चलते हैं, ट्रेन कोयले पे चलती है। लेकिन जैसे ही उसे नया एक्सपीरियंस हुआ, उसे ये पता चला कि स्कूटर इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, उसने अपनी नॉलेज को दोबारा से मॉडिफाई किया। अब उसको यह समझ आ जाएगी कि कुछ चीजें पेट्रोल पे चलती हैं, कुछ कोयले पे चलती हैं, और कुछ चीजें इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकती हैं। इसी चीज को बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं, कि हम जैसे जैसे नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, नई नई चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम अपनी नॉलेज को बनाते रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में फर्क क्या है। देखिए, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म का बहुत हद तक तो एक ही मीनिंग है। दोनों का यह मानना है कि हमारी लर्निंग में हमारे दिमाग, यानी कि हमारी मेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब हमारे दिमाग का हमारी लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म एक दूसरे से अलग भी हैं। कॉग्निटिविज्म में जो लर्निंग की टेक्निक्स हैं, वो एक ट्रेडिशनल टेक्निक्स मानी जाती हैं, जैसे कि टीचर बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएगा, बच्चे बुक्स के थ्रू पढ़ेंगे। कॉग्निटिविज्म में बच्चों की एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन या बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, सिर्फ बुक्स और क्लासरूम टीचिंग पे ही एम्फेसिस दिया जाता है। मतलब कॉग्निटिविज्म में बच्चों का एक पैसिव रोल माना गया है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में ऑपोजिट है। कंस्ट्रक्टिविज्म में दिमाग का यूज तो होता ही है, साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि बच्चे इसमें एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, जैसे कि वो चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां बच्चा टॉयज के साथ खेल रहा है, टॉयज को टच कर रहा है, फील कर रहा है। ऐसे ही यहां बच्चा फ्लावर्स को टच कर रहा है, फील कर रहा है। बेसिकली वो चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। ऐसा करने से उनकी नॉलेज खुद ब खुद बनती है, मतलब अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो एक इंपॉर्टेंट, या फिर समराइज करने के लिए यही पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में यह माना जाता है कि बच्चों की लर्निंग अपने आप से चीजों को करने से होती है, जैसे कि बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें या फिर कुछ रिसर्च करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं ये समझने के लिए कि कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या फर्क है। देखिए, अगर आपको बच्चे को कोई इंग्लिश इंग्लिश का वर्ड सिखाना है, तो अगर वो वर्ड आप उसको डिक्शनरी यूज करके सिखाते हैं, तो बेसिकली वो एक कॉग्निटिविज्म एक्टिविटी है, क्योंकि आप बच्चे को बुक्स का यूज करके उस वर्ड को समझा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होगा कि बच्चा इंग्लिश के वर्ड्स या तो न्यूज़पेपर पढ़ के, या फिर मैगजीन्स पढ़ के, या फिर नॉवेल्स पढ़ के सीखेगा। मतलब अपनी डे टू डे की जो लाइफ है, उसमें जो भी एक्टिविटीज करेगा, वहां से जो सीखेगा, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, वो कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा। लेकिन अगर वो क्लासरूम या बुक से सीखेगा और पैसिव लर्निंग करेगा, उसको हम कॉग्निटिविज्म बोलेंगे। चलिए, तो अभी तक हमने कॉग्निटिविज्म का पहला एस्पेक्ट अच्छे से समझ लिया है कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, ट्रांसफर नहीं होती है। नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम दूसरा एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि जो कॉग्निटिविज्म में असेसमेंट होती है, वो रिटन टेस्ट से नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो कुछ अलग और इनोवेटिव मेथड से होती है। ठीक है, तो अब हम कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म लर्नर सेंटर्ड क्यों माना जाता है। तो हालांकि बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी ये देखा जाता है कि असेसमेंट टेक्निक्स में 3 घंटे के पेंसिल पेपर टेस्ट ही लिए जाते हैं, जिनमें बच्चों को लगातार 3 घंटे बैठ के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है।
उन पे मेंटल प्रेशर डाला जाता है और फिजिकली भी वो टायर्ड फील करते हैं। लेकिन ये कोई सही असेसमेंट टेक्निक नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म का ये मानना है कि बच्चे खुद से टीचर के साथ डिस्कस करें कि वो कैसे अपने आप को इवेल्युएट करना चाहेंगे, और जो वैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं वो बेसिकली कुछ एक्टिविटीज पे बेस्ड होनी चाहिए। जैसे बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए उनको एक्सपेरिमेंट दिया जाए, या फिर बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए उनको कुछ मॉडल दिया जाए, या फिर कुछ रिसर्च वर्क दिया जाए। मतलब जो भी असेसमेंट कंस्ट्रक्टिविज्म में होती है वो कुछ एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होती है कि बच्चे खुद से कुछ करें, सीखें और ये प्रूव करें कि वो नॉलेज गेन कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में कभी भी पेंसिल पेपर टेस्ट को इंपॉर्टेंस या फिर बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो हमने कंस्ट्रक्टिविज्म की ये दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है कि कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है और कैसे कंस्ट्रक्टिविज्म में जो असेसमेंट टेक्निक्स हैं वो पेंसिल पेपर टेस्ट से कुछ अलग होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में जो मेथड है वो क्यों लर्नर सेंटर्ड होता है, या फिर उसे लर्नर सेंटर्ड क्यों कहा जाता है। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पे लर्नर को पूरी फ्रीडम दी जाती है, पूरी इंडिपेंडेंस दी जाती है कि वो खुद से डिसाइड करे वो क्या पढ़ना चाहता है और कैसे पढ़ना चाहता है। मतलब बच्चा खुद डिसाइड करता है कि व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। तो पहले देखते हैं कि व्हाट टू लर्न का मतलब क्या है। अगर कोई बच्चा सोलर सिस्टम यानी कि हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना चाहता है तो टीचर उसे स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी, किताबें अरेंज करवाएगी और भी बहुत सारे वीडियोस अरेंज करवाएगी, टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं वो अरेंज करवाएगी। तो बेसिकली टीचर बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार उसे पढ़ने में हेल्प करेगी। वहीं पे अगर कोई दूसरा बच्चा ये चाहता है कि वो प्लांट्स के बारे में पढ़े तो टीचर उसको प्लांट्स के बारे में पढ़ने में हेल्प करेगी, उसको गार्डन में ले जाएगी, राइट, उसको बहुत सारे बुक्स देगी जिसमें प्लांट्स के बारे में लिखा हो, उसको नर्सरी में ले जाएगी ताकि वो प्लांट्स के बारे में सीख सके, उसको सीड्स के बारे में बताएगी कि कैसे सीड्स प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। तो बेसिकली टीचर यहाँ पे बच्चे को प्लांट्स के बारे में जानने में पूरी हेल्प करेगी। तो इन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म में माना जाता है कि टीचर का रोल ये है कि वो बच्चे को हेल्प करे कि वो जो भी पढ़ना चाहता है वो उसको वो चीज पढ़ने में या फिर पढ़ाने में पूरा सहयोग दे। दूसरा पॉइंट है हाउ टू लर्न। अब सपोज कीजिए कि कोई बच्चा सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहता है। तो ये बच्चा खुद ही डिसाइड करेगा कि वो कैसे पढ़ेगा। ठीक है ना, मतलब ये कंस्ट्रक्टिविज्म में ही होता है कि बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि वो कैसे पढ़ेगा। अगर आप ट्रेडिशनल क्लासरूम देखें तो टीचर डिसाइड करता है कि हाँ सब बच्चों को बुक में से पढ़ना है और वो बुक में से पढ़ा देता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा खुद डिसाइड करता है कि वो किस तरह अपनी पसंद की चीज को पढ़ना चाहता है। अब जैसे कि अगर बच्चे ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो या तो वो रात को टेलीस्कोप का यूज करके नाइट स्काई को देख सकता है और प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में जान सकता है। अगर कोई बच्चा टेलीस्कोप का यूज नहीं करना चाहता है तो वो शायद टीचर को बोलेगा कि मैं टीवी पे कुछ ऐसे वीडियोस देखना चाहता हूं जिसमें सोलर सिस्टम के बारे में, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में बताया गया हो। तो बच्चा अपनी पसंद के अनुसार ये डिसाइड करेगा कि उसको जो भी चीज पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में कोई बच्चा टेलीस्कोप के थ्रू पढ़ना पसंद करेगा, कोई बच्चा टीवी में वीडियोस देख के पढ़ना पसंद करेगा। दूसरा जो एस्पेक्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म का वो है लर्निंग बाय डूइंग स्लैश एक्सपीरियंस। कि कंस्ट्रक्टिविज्म में इस चीज पे जोर दिया जाता है कि बच्चे खुद से चीजों को एक्सप्लोर करें, खुद से चीजों को टच करें, फील करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, ऑब्जर्व करें, क्योंकि ऐसा करने से ही बच्चे सही से चीजों को समझ पाएंगे और उनके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। जैसे कि अगर कोई बच्चा प्लांट्स के बारे में जानना चाहता है तो टीचर उसको क्लास में बुक से ना पढ़ाए बल्कि उसको गार्डन में ले जाए और उसको खुली छूट दे कि वो फ्लावर्स को टच करे, फील करे, गार्डन को एक्सप्लोर करे। ऐसा करने से वो प्लांट्स के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएगा और उसके सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तीसरा जो एस्पेक्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म का वो है स्पाइरल मेथोडोलॉजी। हम स्पाइरल मेथोडोलॉजी के बारे में पहले ही जेरोम ब्रूनर की थ्योरी में पढ़ चुके हैं। स्पाइरल मेथोडोलॉजी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जिसमें हम किसी भी नए कंटेंट को पहले बेसिक से पढ़ते हैं, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं और पुराने कंटेंट को रिवाइज करते हैं और धीरे धीरे मास्टरी कर लेते हैं। मतलब हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन स्कूल्स में जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो 10th तक हमें बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है कि एंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं।
लेकिन जैसे ही हम बड़ी क्लासों में जाते हैं प्लस वन प्लस टू में, तो हमें एडवांस कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है। बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट हमें बड़ी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, मतलब कि हमारी डिफिकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, ताकि पहले हम बेसिक कंसेप्ट से अच्छी तरह समझ लें और फिर ही कॉम्प्लेक्स कंटेंट पे जाएं और उसको समझ पाएं। चौथा जो एस्पेक्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म का, वो है रोल ऑफ टीचर एज फैसिलिटेटर। कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में टीचर का एक्टिव रोल नहीं होता है, बल्कि एक फैसिलिटेटर का रोल होता है। एक्टिव रोल स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टीचर का रोल सिर्फ फैसिलिटेटर का है, मतलब वो बच्चों को वो चीजें प्रोवाइड करवाती है जो उन्हें अपनी लर्निंग के लिए चाहिए। जैसे अगर बच्चे को अपनी लर्निंग के लिए टेलीस्कोप की जरूरत है, तो टीचर ये इंश्योर करेगी कि बच्चे को एक अच्छा टेलीस्कोप दिया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ पाए। साथ ही साथ टीचर सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन वो एक्टिविटीज बच्चा डिसाइड करता है कि वो क्या एक्टिविटी करना चाहता है। जैसे कि अगर बच्चा पार्क में जाके प्लांट्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो बच्चे की मर्जी है। टीचर का काम सिर्फ इतना है कि वो बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार उस चीज को ऑर्गेनाइज करवाए, मतलब बच्चे के लिए बाहर पार्क के ट्रिप को ऑर्गेनाइज करे। लास्ट जो टीचर का रोल है कंस्ट्रक्टिविज्म में, वो है इवेल्युएटर का। ठीक है, टीचर वैसे तो फैसिलिटेटर है, वो सिर्फ बच्चे को हेल्प करती है कि वो अपनी पसंद के अनुसार और अपने तरीके से चीजों को समझे, जान पाए। लेकिन टीचर को साथ ही साथ इवेल्युएट भी करना पड़ता है कंस्ट्रक्टिविज्म में कि क्या बच्चा जो भी सीखने की कोशिश कर रहा है वो सीख भी पा रहा है नहीं। और अगर बच्चा कहीं भटक रहा है, तो टीचर का ये रोल है, या फिर टीचर की ये ड्यूटी है कि वो बच्चे को सही रास्ते पे लाए, उसको सही डायरेक्शन दिखाए। तो समराइज मैं इतना ही करूंगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म में ये टीचर नहीं डिसाइड करता है कि बच्चा क्या पढ़ेगा और कब पढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा। ये बच्चा ही डिसाइड करता है कि उसको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। हमने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, इसमें कैसे बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बच्चे अपनी असेसमेंट की टेक्निक्स खुद डिसाइड करते हैं, और कंस्ट्रक्टिविज्म एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कंस्ट्रक्टिविज्म से मिलता जुलता ही है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में भी यह माना गया है कि चिल्ड्रन अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करें और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात नहीं की गई है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में यह माना गया है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग से भी बच्चे अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब जब बच्चे अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने पीयर से के साथ खेलते हैं, अपनी टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, तब भी वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में कोलैबोरेटिव लर्निंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है, और यह माना जाता है कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन से भी सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमोट करते हैं, मतलब जिनकी थ्योरीज कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार ही है। तो वो 5 थ्योरिस्ट हैं। इन 5 थ्योरिस्ट के नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन से थ्योरिस्ट हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड हैं। पहले हैं जीन पियाजे, जिनकी थ्योरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरे हैं लेव वाइगोत्स्की, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जॉन ड्यूई, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। मारिया मॉन्टेसरी, इनके बारे में भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पढ़ चुके हैं। और 5 में है ब्रूनर, जिनकी भी हम थ्योरी हाल ही के लेसन्स में पढ़ चुके हैं। तो ये पांचों नाम्स हमें अच्छे से याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि ये पांचों थ्योरिस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमोट करते हैं। चलिए अब कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ टीचर यूजेस अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल्ड्स अ डिस्कशन विद हर स्टूडेंट्स. The students link the details with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based on कि टीचर कुछ टेक्स्ट यूज करती है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कुछ पिक्चर्स यूज करती है, और क्लास में स्टूडेंट के साथ इंट्रैक्शन करती है, डिस्कशन करती है। स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को पास्ट नॉलेज से लिंक करते हैं और न्यूट्रिशन के कंसेप्ट को समझते हैं। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन कि ये अप्रोच किस थ्योरी पे बेस्ड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग नहीं, इसमें तो स्टिमुलस रिस्पांस होता है, हमने पढ़ चुका है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये इसका आंसर हो सकता है। तीसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये भी गलत है, इसमें भी स्टिमुलस रिस्पांस होता है, लेकिन इस पैराग्राफ में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये भी गलत है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट में कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ताकि बच्चा फर्दर जाके वही एक्शन करे। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि बच्चे यहां पे चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पिक्चर्स, और टीचर्स कुछ टेक्स्ट के साथ उन्हें पढ़ा रही है, फिर वो क्लास में डिस्कशन भी कर रहे हैं। बेसिकली डिस्कशन से वो अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन का कंसेप्ट आखिर है क्या। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन वन अनदर्स एक्सपर्टीज व्हाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन डैश क्लासरूम। के टीचर्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे की एक्सपर्टीज और एक दूसरे की नॉलेज से एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से क्लासरूम में होगा? देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में बेसिकली कोलैबोरेटिव लर्निंग को इंपॉर्टेंस दी गई है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो यहां पे भी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक दूसरे की नॉलेज या फिर एक्सपर्टीज को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन अपर प्राइमरी स्कूल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वुड फोरसी द फॉलोइंग रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ओन असेसमेंट। कि एक अपर प्राइमरी स्कूल में जिसमें कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को यूज किया जा रहा है, उसमें स्टूडेंट्स का असेसमेंट में क्या रोल होगा? पहली ऑप्शन है मेक डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर हाउ मार्क्स शुड बी कोरिलेटेड टू स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड प्रेस्टीज इन द क्लास। कि बच्चा जितने मार्क्स लाएगा उससे बच्चे की क्लास में क्या प्रेस्टीज होगी, इसके बारे में स्टूडेंट्स गाइडलाइन बनाएंगे। ये गलत है, ऐसा तो कहीं भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में नहीं कहा गया है। दूसरा है स्टूडेंट्स वुड बी द सोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ देयर ओन असेसमेंट। कि स्टूडेंट्स अपनी असेसमेंट के खुद ही जिम्मेवार होंगे और टीचर का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। ये भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चे टीचर के साथ डिस्कस करके अपनी असेसमेंट टेक्निक्स को फाइनलाइज करते हैं कि वो अपने आप को कैसे इवेल्युएट करवाना पसंद करेंगे। तीसरी ऑप्शन है स्टूडेंट वुड प्लान फॉर असेसमेंट विद द टीचर। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने भी यही पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में पेंसिल पेपर टेस्ट की जगह स्टूडेंट्स टीचर के साथ खुद डिसाइड करेंगे कि वो कैसे अपने आप को इवेल्युएट करवाना पसंद करते हैं। यानी कि क्या वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इवेल्युएट करवाना चाहेंगे, या वो ग्रुप रिसर्च के थ्रू इवेल्युएट करवाना चाहेंगे, या फिर वो मॉडल मेकिंग के थ्रू इवेल्युएट करवाना चाहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा टीचर के साथ डिस्कस करके ही ये डिसाइड करेंगे कि वो कैसे अपने आप को इवेल्युएट करवाना चाहेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी। के कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? फोकसेस ऑन रोल ऑफ इमिटेशन। के कंस्ट्रक्टिविज्म में इमिटेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है, बिल्कुल भी गलत है। दूसरा ऑप्शन एम्फेसिस द रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म का जो बेसिक एजम्पशन है या बेसिक एस्पेक्ट है वो यही है कि बच्चे खुद ब खुद अपने वर्ल्ड को, अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बहुत ही डायरेक्ट ऑप्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए गाइस, थैंक यू। छोटा सा वीडियो था, पर आशा करता हूं कि आपको